सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2023 के लिए स्टडी फंडा की कॉम्बो टेस्ट सीरीज आ रही है। इसमें आप लोगों को पेपर 1 की टेस्ट सीरीज और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज मिलेगी। प्लस में आपको पेपर 2 की लाइव क्लासेस भी मिलेगी, जो कि हमारी थीम वाइज होगी। पहले 50 रजिस्ट्रेशन के लिए ये फीस है 5,999 रुपये। उसके बाद ये फीस इंक्रीज हो जाएगी आप लोगों की 6,419 रुपीज़। अगर आप लोग सिर्फ पेपर 1 की टेस्ट सीरीज को परचेस करना चाहते हैं तो इसका प्राइस है 1,499 रुपीज़। लेकिन फर्स्ट 200 रजिस्ट्रेशन के लिए भी ये फीस आपको 999 पे करनी है। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी बैच खरीदना है तो आप लोग स्टडी फंडा के व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9050555858। इस वीक के करंट अफेयर का हमारा पहला टॉपिक है कि अभी रिसेंटली आप लोगों को मालूम होगा कि 12 स्टेट्स के गवर्नर को बदल दिया गया है। कुछ स्टेट्स के गवर्नर का रीशफलिंग की गई है, यानी कि पहले वो एक स्टेट के गवर्नर थे, अब उनका स्टेट बदल के दूसरा कर दिया गया है। ओके। और कुछ के बिल्कुल ही नए गवर्नर मिले हैं। किसका कौन सा गवर्नर बना है, कौन कौन से गवर्नर को कौन सा स्टेट मिला है, वो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है, यूपीएससी की बात जहाँ तक है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं जनरली एसएससी एग्जाम में कि कहाँ का गवर्नर कौन बना है। यूपीएससी इससे डेप्थ में जाएगा, वो प्रोसीजर पूछेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बेसिक इससे रिलेटेड। बेसिक चीज़ों में क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसको गवर्नर बोलते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। और जो एग्जीक्यूटिव पावर है जितनी भी, वो सारी की एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ की, स्टेट की, वो सारी की सारी गवर्नर के पास ही होती है। अगर हम लोग सेंटर की बात करें तो सेंटर पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास होती है। सेंटर पे एग्जीक्यूटिव पावर होती है बेसिकली प्रेसिडेंट के पास। दो तरह के गवर्नर होते हैं। एक तो जो द गवर्नर दैट एग्जिस्ट इन ए स्टेट, ठीक है, जो कि स्टेट्स में होते हैं, नॉर्मल होते हैं। और एक होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनको हम एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं, जो कि आपके यूनियन टेरिटरीज में होते हैं। क्लियर है। और जैसे कि जो न्यू दिल्ली है, या हमारी जो दिल्ली है, एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, और या पुडुचेरी है, तो वहाँ पे क्या मिलेंगे, वहाँ पे आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलेंगे। और एग्जाम्पल चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में आपको क्या देखने को मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटर। अब गवर्नर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 155 ये बोलता है कि गवर्नर ऑफ ए स्टेट को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब कि इसका कोई प्रोसीजर नहीं है, प्रेसिडेंट जिसको चाहे उसको गवर्नर बना सकता है। बस कुछ इनकी कंडीशंस है कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशंस है। ठीक है। अगर ये फॉलो करता है कोई बंदा, तो उसको गवर्नर बनाया जा सकता है। नाउ अंडर आर्टिकल 156 गवर्नर ऑफिस को होल्ड करता है जब तक कि प्रेसिडेंट चाहे, तो यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब कुछ कन्वेंशन है जो कि गवर्नर को अपॉइंट करने से रिलेटेड है। ये जो कन्वेंशन कन्वेंशन है, यूपीएससी जनरली आपको कंफ्यूज करेगा। कैसे कंफ्यूज करेगा, वो कन्वेंशन को बोल देगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आगे ये कन्वेंशन वाली स्टेटमेंट दे देगा कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही शुड नॉट बी फ्रॉम ए स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। मतलब गवर्नर शुड नॉट बी फ्रॉम ए स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड, यानी कि गवर्नर स्टेट का नहीं होना चाहिए जहाँ से वो अपॉइंट हुआ है। तो ये लेकिन स्टार्टिंग में ये लिख देगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये गलत हो जाएगी। क्लियर है। क्योंकि कन्वेंशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ऐसी कंडीशन। तो कन्वेंशन क्या है, कन्वेंशन ये है कि भाई साहब अगर जो गवर्नर है ना, वो उसी स्टेट का नहीं होना। और जब प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करे, तो उनको उस पर, फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट बिहार के गवर्नर को अपॉइंट करा है, तो जो बिहार के सीएम है उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशनली ओब्लाइज्ड नहीं है, दिस इज जस्ट ए कन्वेंशन। ठीक है। कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या होती है, कन्वेंशन क्या होती है, कोई ट्रेडिशन होता है जो कि काफी लंबे टाइम से फॉलो किया जा रहा है, तो उसको ऐसे ही फर्दर कंटिन्यू किया जाता है, दिस इज कॉल्ड कन्वेंशन। नाउ इसकी टर्म क्या होती है, गवर्नर की 5 साल की होती है, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो उसको 5 साल से पहले भी हटा सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है कि गवर्नर किस ग्राउंड पे हटाया जाएगा। क्लियर है। ये टोटली मतलब कि ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, ओथ। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नर को ओथ भी लेनी पड़ती है। कौन ओथ दिलाता है, वो दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट एज हाई कोर्ट। अगर बिहार का सीएम है तो उनको जो ओथ दिलाएगा, कौन दिलाएगा, जो बेसिकली बिहार के हाई कोर्ट, यानी कि जो पटना हाई कोर्ट है, उनका जो चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट, क्या क्या क्वालिफिकेशंस है गवर्नर बनने के लिए। जो क्वालिफिकेशंस है वो आपके आर्टिकल 157 और 158 में मेंशन है। क्लियर है। जो हमारी ये है
क्वालिफिकेशन ये आर्टिकल 157 और आर्टिकल 158 में मेंशंस है कि गवर्नर के ऑफिस के लिए ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके बाद उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, मतलब उसने 35 साल उम्र कंप्लीट कर ली हो। नेक्स्ट क्या है कि वो किसी भी हाउस का या पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना तो पार्लियामेंट का मेंबर होना चाहिए, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नाउ पावर क्या होती है गवर्नमेंट की, आप लोग मतलब लक्ष्मीकांत में जाके पढ़ सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नर के पास कोई डिप्लोमेटिक पावर नहीं होती, प्रेसिडेंट के पास होती है, ना ही कोई मिलिट्री पावर होती है, भी प्रेसिडेंट के पास होती है। इमरजेंसी पावर भी हमारी प्रेसिडेंट के पास ही होती है, ओके, गवर्नर के पास नहीं होती। तो डिप्लोमेटिक नहीं है, मिलिट्री नहीं है, इमरजेंसी नहीं है। कुछ ये आर्टिकल्स है गवर्नर से रिलेटेड, आप इनको पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट है जो, ठीक है। इसमें से आपका आर्टिकल 213 इंपॉर्टेंट है, जिसमें गवर्नर ऑर्डिनेंस को प्रमोलगेट करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना, जब प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस लेके आना हो तो कौन से आर्टिकल के अंडर किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल के अंडर देता है, ओके। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, कमेंट में आप मुझे बताना जरूर। नेक्स्ट हमारा जो बेसिकली टॉपिक है कि पीएम इनॉग्रेट 200 जयंती सेलिब्रेशन ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती न्यू दिल्ली। तो बेसिकली जो महर्षि दयानंद सरस्वती थे, उनकी 200वीं यानी कि 200 जयंती सेलिब्रेट की गई है। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड जो कि पीआईबी में दिया हुआ है कि इनका जन्म 12 फरवरी ये सब है, कि महर्षि दयानंद सरस्वती सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, महर्षि दयानंद सरस्वती सोशल रिफॉर्मर फाउंडेड आर्य समाज इन 1875। क्लियर है? और क्यों बनाया था ये आर्य समाज? टू काउंटर द सोशल इनइक्वालिटीज, जब जो उस टाइम पे सोशल इनइक्वालिटीज थी उसको कम करने के लिए। ओके, अब इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत और ना, जो औरबिंदो थे, श्री औरबिंदो थे, ये इनके फॉलोवर थे, किनके? महर्षि दयानंद सरस्वती के फॉलोवर थे श्री औरबिंदो। क्लियर है? चलो, अब इनसे रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं। दयानंद सरस्वती और महर्षि दयानंद सरस्वती जो है, इनको जो है मूल शंकर भी बोलते हैं, इनका नाम मूल शंकर भी है। पहला फैक्ट तो ये हो गया आप लोगों के लिए। दूसरा हो गया, इनकी जो जन्म हुआ था वो हुआ था गुजरात में, मोरबी स्टेट में, ठीक है। ये ब्राह्मण हाउस होल्ड से बिलोंग करते थे और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आ सकता है सीएपीएफ में कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी। और इन्होंने एक स्लोगन दिया था कि गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास, ओके। और अब ना यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फिलोसफी से रिलेटेड, क्या ये कर्मा में बिलीव करते थे? बिल्कुल करते थे। री इनकारनेशन में बिलीव करते थे, यानी कि जो पुण्य जन्म वगैरह होता है, बिल्कुल करते थे। चतुर्वर्ण में करते थे, बिल्कुल करते थे, ठीक है। एंड ही वाज अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ नियति और डेस्टिनी एंड क्रिटिसाइज द कंसेप्ट ऑफ मोक्षा, ठीक है। ये दो आप लोगों को याद करना है कि इन्होंने बेसिकली मोक्ष के जो कंसेप्ट है उसको क्रिटिसाइज किया है, और जो डेस्टिनी है यानी कि जो किस्मत है, उस पर विश्वास नहीं करते थे, जो थ्योरी ऑफ नियति और डेस्टिनी है, ठीक है। ये इनकी फिलोसफी है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट और है, राजा राम मोहन राय। आप लोग इनका एक बार देख लेना कि फादर ऑफ इंडिया, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, बुक लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथिस, परसेप्शन ऑफ जीसस। और इन्होंने वेदास एंड उपनिषद को ट्रांसलेट किया था बंगाली में। आत्मीय सभा बनाई थी इन्होंने कलकत्ता में 1814 में। ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। वेदांता कॉलेज भी वो किया था। और इन्होंने डेविड हैरे के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज को भी एस्टेब्लिश किया था 1817 में। और इन्होंने सती को एबोलिश करने के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए थे। और 1819 में इनके एफर्ट की वजह से गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन निकाला था, गवर्नमेंट रेगुलेशन, जिसमें सती को एबोलिश कर दिया गया था। ओके, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन्होंने आइडोलेट्री और मीनिंगलेस रिचुअल है उनको भी अपोज किया था। क्लियर है? ओके, तो ये कुछ फिलोसफी, ये फिलोसफी किसकी असर, ये फिलोसफी उन्हीं की है, किनकी? महर्षि दयानंद सरस्वती जी की। ये जो मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा और ये सब, ठीक है, वी हैव डन इट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ये तिलका मांझी, ये न्यूज में थे, ठीक है। तो ये कहाँ से थे? ये भागलपुर से, बिहार से बिलोंग करते थे। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। ये कौन से उससे रेबेलियन से रिलेटेड थे? सिर्फ आप लोग इतना याद रखो, ये थे संथल। संथाल रेबेलियन सुना हुआ, ठीक है, द रिवोल्ट ऑफ संथाल, ये उससे एसोसिएटेड थे, ठीक है। ओके, बस आप लोगों को इतना ही याद करना है। और ना संथाल जो है, आप एक बार ना अपनी स्पेक्ट्रम या जो भी आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लिए फॉलो कर रहे हैं वहां से जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में, इसके बारे में, संथाल के बारे में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। पीएम इनऑग्रेट पीएम इनऑग्रेट डिजिटल इंडिया वीक पीएम इनॉग्रेट डिजिटल इंडिया वीक इन
गांधीनगर। सो बेसिकली डिजिटल इंडिया वीक को कहाँ पे इनोग्रेट किया गया? गांधीनगर में। और इसकी जो थीम थी, थीम फॉर डिजिटल इंडिया वीक की इसकी थीम थी कैटलाइजिंग न्यू इंडिया एज डेकेड। ओके। और यहाँ पे पीएम ने जो लॉन्च किया है डिजिटल इंडिया भाषिनी, ये क्या होता है अभी मैं हम इसको डिस्कस करेंगे। डिजिटल इंडिया जेनेसिस, इंडिया टेक डॉट ग्लोबल एंड ऑल्सो डेडिकेटेड माई स्कीम एंड मेरी पहचान। ये कुछ इनिशिएटिव है जो यहाँ पे लॉन्च किए गए। इनमें से इंपॉर्टेंट जो है वो है भाषिनी, इसको डिस्कस करते हैं। मिशन भाषिनी बेसिकली क्या है? मिशन भाषणी का मतलब इसका ना पर्पस क्या, पहले वो समझिए। ठीक है, ये एक ट्रांसलेशन है। कैसा ट्रांसलेशन है सर? दिस इज ए लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। ठीक है, ये एक लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है जो कि एम, इसका मकसद क्या है? इसका एम मकसद है कि हमारे यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा काफी ज्यादा लैंग्वेजेस है। ठीक है, इंडिजिनस लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उनको जो बैरियर होता है, मतलब कि दो पीपल आपस में बात कर सके, मतलब इवन इफ दे आर स्पीकिंग द डिफरेंट लैंग्वेज। क्लियर है? तो ये जो मिशन भाषिनी है, इसका एम यही है कि उस बैरियर को ब्रेक करना। ओके, ताकि लोकल लैंग्वेज का भी ट्रांसलेशन किया जा सके। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है विच हैव ए सेपरेट भाषा दान सेक्शन विच अलाउ इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट टू मल्टीपल क्राउड सोर्सिंग इनिशिएटिव। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन चार वे में किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सुनो इंडिया, तुम लोग फॉर एग्जांपल ये मिशन भाषणी है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म होगा भाषा दान। यहाँ पे जाओगे तो फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर चीज बोली जा रही है, तुम उसको सुनो, क्या ये सही प्रोनाउंस कर रहा है? इफ यू थिंक, अगर तुमको उस लैंग्वेज की नॉलेज हो, तुमको लगता नहीं है गलत तरीके से प्रोनाउंस कर रहा है, तो लिखो इंडिया। ठीक है, फिर अगर तुमने लिख भी दिया तो वो प्रोनाउंस सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जो पोर्टल है, अगर ये सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा तो बोलो इंडिया, तुम बोल के भी देख सकते हो। ठीक है, कि नहीं, इट शुड बी प्रोनाउंस लाइक दैट, नॉट लाइक दैट। आर यू गेटिंग इट? तो आप लोग अपनी इनपुट दे सकते हो अगर आपको अपनी इस लैंग्वेज की समझ है तो, जो भी लैंग्वेज यहाँ पे अवेलेबल होगी। अब इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। नेक्स्ट, श्री अश्विनी वैष्णव इनोग्रेट अमृत पैक्स 2023। ये अमृत पैक्स 2023 है क्या? आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए। ये बेसिकली क्या है? देखो, अमृत पैक्स हाईलाइट द 5,000 ईयर ओल्ड रिच हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ दिस ग्रेट नेशन। ठीक है, ओके। तो पोस्टल डिपार्टमेंट हैज बिकम ए डिजिटल नेटवर्क फॉर बैंकिंग सर्विस डिलीवरी एंड सोशल सिक्योरिटी पेमेंट नेटवर्क। तो अमृत पैक्स क्या हाईलाइट करता है? आप सिर्फ इतना याद रखिएगा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट, Supreme Court uphold the constitution of Jammu Kashmir Delimitation Commission extension of tenure of its chairperson। अब ये थोड़ा डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? कि बाउंड्री को रीड्रॉ करना असेंबली के लिए और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये, जस्ट 1 मिनट, फॉर एग्जाम्पल ये आपका स्टेट है। ठीक है, आपके स्टेट को डिवाइड किया गया है लेट से 20 सीटों में। ठीक है, ऐसे करके टोटल 20 सीट है, पहली सीट, दूसरी सीट, तीसरी सीट, चौथी सीट, ऐसे करके। एक साल में ये पता लगा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन बढ़ गई, काफी ज्यादा हो गई। तो यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए बाकी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेट से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को ना थोड़ा सा घटा दिया गया। ठीक है, क्यों घटा दिया गया? क्योंकि आपके यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें इसी को बोलते हैं रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्री। मतलब कि पहले लेट से, पहले इतने एरिया में 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। अब एक टाइम पता लगा कि यहाँ की पॉपुलेशन घट गई, तो क्या कर दिया? 4 की जगह यहाँ पे 2 कर दी कॉन्स्टिट्यूएंसी। आर यू गेटिंग इट गाइस? तो इसी को बोलते हैं डिलिमिटेशन। नाउ यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डिलिमिटेशन का मतलब है क्या। नाउ ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जब भी डेमोग्राफिक में चेंज होता है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। क्लियर है? और डिलिमिटेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजर्विंग ए डेजिग्नेटेड नंबर ऑफ सीट इन द स्टेट असेंबली और द लोकसभा फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज। मतलब कि डिलिमिटेशन ये भी इंश्योर करता है कि कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जो कि SC ST के लिए रिजर्व होनी चाहिए स्टेट्स वगैरह में। क्लियर है? और डिलिमिटेशन से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है आप लोग को याद होने चाहिए। आर्टिकल 82 जो बात करता है कि पार्लियामेंट एक डिलिमिटेशन एक्ट को इनेक्ट करेगा आफ्टर एवरी सेंसस, यानी कि हर एक जनगणना के बाद। क्यों करेगा? रीजन क्या है? रीजन यही है क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो जाती है सेंसस के बाद। आर्टिकल 170 क्या बात करता है? वो बात करता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। ठीक है, मतलब कि ये भी स्टेट लेवल पे बात करता है। अपॉइंटमेंट, इसका जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके जो मेंबर है दैट शुड बी सर्विंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एन इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ये आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, आज तक जो है ना कितनी बार डिलिमिटेशन कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया? 4 बार। 1952, 1952, जस्ट 1 मिनट, 1952,
1963, 1972, 2002। आप लोगों ने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पे फ्रीज किया हुआ है, ठीक है, 2000 कब तक, 2026 तक। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना कि कब तक किया हुआ, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बताया गया है कि ये हमने जो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया है कैलकुलेशन, वो 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है, और कौन से लेवल पे फ्रीज किया है, 1971 वाले पे, 2001 वाले पे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आप लोग देख सकते हो। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा ना, डिलिमिटेशन कमीशन को कौन हेड करता है, सर्विंग या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। अब ये आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन कमीशन है ना, उसको कौन हेड करे, जस्टिस रिटायर्ड रंजन देसाई। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, काफी न्यूज में है, तो इस साल क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पे। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट है, 73 एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनलाइज किया गया है अंडर उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम क्या थी, वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। उड़ान स्कीम अगर आप लोग देखोगे, इसका मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। ये एक इनिशिएटिव था। ये कौन सा इनिशिएटिव था? हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे वो है जो कि अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट उनको कनेक्ट करने की कोशिश करी थी, ताकि जो गरीब इंसान है ना, वो भी इन एयरपोर्ट को यूज कर सके, ठीक है। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, फ्लाइट की टिकट कितनी महंगी होती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने ये उड़ान स्कीम लेके आई, ताकि इसमें ना थोड़ी सब्सिडाइज रेट पे जो फ्लाइट की टिकट्स वगैरह वो प्रोवाइड की जाती है। ओके, नाउ it was launched in 2016 under the Ministry of Civil Aviation in 2016। स्कीम क्या क्या वो करती है, इंश्योर करती है, कनेक्टिविटी टू अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट, मतलब कि दोज विच डू नॉट हैव मोर देन ए फ्लाइट ए डे, ठीक है, मोर देन ए फ्लाइट, एक से ज्यादा फ्लाइट नहीं है। अनसर्व्ड एयरपोर्ट, दोज वेयर देयर आर नो ऑपरेशन, जहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं। उड़ान क्या है, मार्केट ड्रिवन स्कीम है, यानी कि इंटरेस्टेड एयरलाइंस बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट ऑफ डिमांड ऑन पर्टिकुलर रूट्स सबमिट देयर प्रपोजल एट द टाइम ऑफ बिडिंग अंडर उड़ान, ठीक है। ये ज्वाइंटली फंडेड की जाती है स्कीम, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इन शॉर्ट आप लोगों को इसका क्या क्या मालूम होना चाहिए, आपको इतना मालूम होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, कौन से ईयर में लॉन्च की गई, इसका बेसिक पर्पज क्या है, दैट्स ऑल। ये तीन चीजें जहाँ से क्वेश्चन बनने की वो है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े, चलो। सेंट्रल एजेंसीज गियर अप फॉर FATF म्यूचुअल इवेल्युएशन, ये आपका फरवरी 12 का आर्टिकल है, इसको पढ़ते हैं। अब FATF न्यूज में, काफी न्यूज में रहता है, तो FATF आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। FATF एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 1989 में, G7 समिट के दौरान। क्लियर है? इसका मैंडेट क्या था? इसका मैंडेट था स्टार्टिंग में मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना, मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना। अब मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने मतलब, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है सर? मतलब कि जो वो होता है ना, ब्लैक मनी होता है, उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, काइंड ऑफ, ठीक है। मतलब लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? साफ करना चीजों को, है नहीं? तो ऐसी मनी को लॉन्डर करना, यानी कि जो ब्लैक मनी है, जो इलीगल सोर्सेज से बनाया हुआ है, उस पे लेयरिंग करके, प्लेसमेंट करके, ये मेथड होते हैं, उनके थ्रू आप लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हो, उसको इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस कर देते हो, ठीक है। लेकिन 2001 में इन्होंने FATF का जो मैंडेट था वो एक्सपेंड कर दिया गया, कि अगर टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी ये डील करने लगे, अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री टेररिज्म फाइनेंस कर रही है, तो उसको भी रोका जाएगा, उस पर भी पेनल्टी वगैरह, पनिशमेंट वगैरह दी जा सकती है। अब इसका एम क्या है? इसका एम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकना, और इससे अदर रिलेटेड थ्रेट जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए खतरा हो सकते हैं। अभी FATF में करंटली 39 मेंबर है। क्या इंडिया मेंबर है? बिल्कुल मेंबर है इंडिया, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि FATF में 39 मेंबर है, मैंने यहाँ पे कंट्री नहीं बोला, मैंने ये बोला 39 मेंबर है, यानी कि 39 मेंबर्स है, कंट्री नहीं। क्योंकि इसमें दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, यानी कि 37 तो कंट्री हो गई, और दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूरोपियन कमीशन और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। इज दैट क्लियर गाइस? इंडिया इसका मेंबर है, बिल्कुल ठीक है। एंड इसके जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है, उसका मेंबर है। सेक्रेटरीट इसका कहाँ पे है? पेरिस में, या काइंड ऑफ ए हेडक्वार्टर, जहाँ पे इनकी फाइल्स वगैरह रखी जाती है, ऑफिस वर्क होता है, वो सारा का सारा पेरिस में होता है, ठीक है। कंसिडर्ड इन द ग्रे लिस्ट में फेस, मतलब कि अगर किसी, ये ना एक तरह से लिस्ट इश्यू करता है FATF, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, इस तरह की। तो ग्रे लिस्ट में अगर किसी को डाल दिया जाता है, तो मतलब फॉर एग्जाम्पल तुम मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, या तुम टेररिस्ट को फाइनेंस कर रहे थे, तो उस केस में तुमको किसी ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया जा सकता है, ठीक है। उसमें फॉर एग्जांपल तुम पे इकोनॉमिक सैंक्शन हो जाएगा, यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक और ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये तुमको लोन नहीं देंगे, ठीक है। मतलब तुम उनसे लोन नहीं ले सकते, और तुम्हें आगे भी मतलब काफी ज्यादा जगह से लोन लेने में दिक्कत आएगी। तुम्हारा जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो रुक जाएगा, और तुम्हें इंटरनेशनल बॉयकॉट कर दिया जाएगा, इन केस इफ यू आर मतलब फाउंड गिल्टी अंडर FATF। ओके, नेक्स्ट, मीरा इंडिया लेडीज प्लान टू पॉपुलराइज मिलेट ऑन वर्ल्ड स्टेज।
आप लोगों को मालूम होगा जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, यूएन ने जो डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, वो 2023 किया था। तो इस साल आप लोग मिलेट्स पे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेरा क्या है, मेरा बेसिकली एक इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम है मिलेट रिसर्च प्रोग्राम एट ए इंटरनेशनल लेवल को कोऑर्डिनेट करना। यानी कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, ठीक है, जो इंटरनेशनल रिसर्च एजेंसीज है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, उनके साथ एक तरह से सिंक में रहना, उनसे बातचीत करना मिलेट से रिलेटेड, और ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिव आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। मेरा विल बी लॉन्च्ड कीपिंग इन माइंड द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड द क्लाइमेट रेजिलिएंट नेचर ऑफ मिलेट्स। मेरा क्या एम करी है कि जो मिलेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब कि संसार में जितनी भी मिलेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ कनेक्ट होना, ठीक है, ताकि ये अच्छे से डील कर सके। ओके, सेक्रेटरीट कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। साइड नोट, फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में बेसिकली वेरियस टाइप के मिलेट्स को भी इंट्रोड्यूस किया, जिसको श्री अन्ना भी बोला गया है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, कहाँ पे है? हैदराबाद में। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। ओके, हैदराबाद हैदराबाद हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। सरोजनी नायडू बर्थ एनिवर्सरी, व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल वुमेन डे। सरोजनी नायडू के मतलब क्यों इसको नेशनल वुमेन डे बनाया जाता है, और ये सारी चीजें। अब सरोजनी नायडू जो है वो फर्स्ट इंडियन कांग्रेस की बेसिकली क्या थी, फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट थी। यानी कि इंडियन आईएनसी की पहली इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, सरोजनी नायडू थी। ओवरऑल फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट कौन थी आईएनसी की, एनी बेसेंट थी, लेकिन वो इंडियन नहीं थी। जो पहली प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो एनी बेसेंट थी, पर वो इंडियन नहीं थी। तो फर्स्ट इंडियन कौन थी, वो थी भाई साहब सरोजिनी नायडू। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, नाउ 1947 से लेके 49 तक ये गवर्नर भी रही है यूपी की, उत्तर प्रदेश की। और क्वेश्चन आ सकता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट सरोजिनी नायडू वाज एसोसिएटेड विद, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट सरोजिनी नायडू वाज एसोसिएटेड विद। तो उसमें वो साल्ट सत्याग्रह भी दे देंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट भी दे देंगे, और नीचे एक दो मूवमेंट के नाम वो दे देंगे जहां से वो एसोसिएटेड नहीं थी। ओके, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सरोजिनी नायडू को केसर हिंद का मेडल दिया था, क्योंकि इन्होंने प्लेग एपिडेमिक के टाइम पे काफी ज्यादा वहां पे सर्विस की थी, मतलब लोगों की हेल्प की थी। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया यूएस की एक्सरसाइज हो रही है तर्कस। ये कहाँ पे हो रही है आपकी, ये हो रही है आपकी चेन्नई में। अभी इस एक्सरसाइज में फर्स्ट टाइम सीबीआरएन वेपन्स को भी की जो ड्रिल्स है उनको भी इंक्लूड किया गया है। सीबीआरएन का मतलब क्या है, सी फॉर आपका केमिकल, बी फॉर आपका बायोलॉजिकल, आर फॉर रेडियोलॉजिकल, एन फॉर न्यूक्लियर, ठीक है। अगर इस तरह के अटैक भी होते हैं, केमिकल अटैक, बायोलॉजिकल अटैक, रेडियोलॉजिकल अटैक और न्यूक्लियर अटैक, तो उनसे कैसे डील करना चाहिए, तो उनकी भी ड्रिल यहाँ पे की जा रही है इंडिया यूएस एक्सरसाइज सर्कस में, जो कि चेन्नई में हो रही है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनोग्रेट एरो इंडिया 2023, जो कि आपका बेंगलुरु में होने जा रहा है। अब ये है क्या, इसको पढ़ते हैं। एरो एरो इंडिया शो क्या है, ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एरो इंडिया इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। इसको कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है, इसको ऑर्गेनाइज करा रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिकली इंडिजिनियस वेपन्स है उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाएगा। जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, HTT-400 40, डोनियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ओके, नेक्स्ट। ओपेक जिस कंट्रीज टू इन्वेस्ट सिग्निफिकेंटली मोर इन ऑयल। ओपेक ने मतलब कि ये बोला है कि कंट्रीज को ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ऑयल्स में, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा उनका ऑयल खरीदे। ओपेक क्या है, ओपेक एक बेसिकली 1960 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना उनका एक ग्रुप है काइंड ऑफ। ओके, ओपेक एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला। वेनेजुला आपका कहाँ पे है, वेनेजुला आपका कहाँ पे है? ये आपका साउथ अमेरिका में। ओके, ना ओपेक जो है काफी एक्सपेंड हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, 1 2 3 4 5 फाउंडिंग मेंबर कितने हैं, सिर्फ 5 है, लेकिन एज ऑफ नाउ जो मेंबर है वो है 13। यानी कि 8 मेंबर बाद में बने हो गए। तो अदर मेंबर्स कौन कौन है, यूएई, अल्जेरिया, एंगोला, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबोन, लिबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। गाइस आप लोगों को अपने एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है कि बेसिकली पहली बात तो कब एस्टेब्लिश हुई। फाउंडिंग मेंबर को आप सिर्फ इतना याद रखो कि एशिया से कौन कौन है, जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया। क्या कुवैत एशिया में है, आप लोग मुझे बताना क्या कुवैत एशिया में आता है। ओके,
जो एशिया के मेंबर है ना, सिर्फ आप लोगों को उनका ही नाम याद रखना है, ओके? क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा ना वो एशियन कंट्रीज होगी उसमें। अगर आप लोग एशियन कंट्रीज का भी मालूम है तो ऑब्वियस सी बात है आप एलिमिनेट करके आंसर पे पहुंच जाओगे। क्लियर है? नाउ हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया में। अब ये जो 13 मेंबर कंट्रीज है ये 44 प्रोटेक्शन ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन, यानी कि जितना भी वर्ल्ड में ऑयल की प्रोडक्शन होती है उसमें से 13 मेंबर्स जो है, जो 13 कंट्री जो है 44% कंट्रीब्यूट करती है। अब इसी के ही उसमें देखिए कि ओपेक प्लस कंट्रीज है। ये वो वाली कंट्रीज है जो कि इनसे अलग है। ये जो 13 मेंबर्स कंट्रीज है ना इनसे अलग है, लेकिन ये भी जो तेल को प्रोड्यूस करती है तो उनका एक अलग से ग्रुप है जिसको ओपेक प्लस बोलते हैं। ओपेक प्लस में कौन कौन सी कंट्रीज है? अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान और सूडान। आप लोग देखोगे ना जनरली जैसे साउथ सुडान हो गया, सूडान हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, मलेशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ओके, तो ब्रुनई हो गया, ये क्या कौन-सी कंट्रीज़ है? ये जनरली एशियन कंट्रीज़ है। आर यू गेटिंग इट गाइज़? सो इसमें एशिया की ज़्यादा कंट्रीज़ है। आप लोग इसको देख सकते हैं, ओके। तो जब भी ये होता है ना ओपेक और ओपेक प्लस आपस में मिलके ही जो डिमांड एंड सप्लाई को इंश्योर करती है। कहाँ पे? ग्लोबल मार्केट में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये दोनों की दोनों ये अपनी डिमांड को कट कर दिया है, तो ये इसको वो करती है मतलब कंसल्ट करते हैं आपस में हम भी डिमांड को कट कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है मतलब कि ये सॉरी सप्लाई को कट करते हैं, सप्लाई को। अगर ये सप्लाई को कट करेंगे डिमांड सेम है तो ऑयल के प्राइसेज़ बढ़ जाते हैं। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक बक हेवन इन उड़ीसा। जो ब्लैक बक है उनकी जो पॉपुलेशन है वो उड़ीसा में बढ़ती जा रही है गंजम डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और कोई भी पोचिंग को रिपोर्ट नहीं किया गया है काफ़ी टाइम से गंजम डिस्ट्रिक्ट में। प्रोटेक्शन बाय द लोकल पीपल नंबर। अब ये ब्लैक बक है क्या? इसको हम लोग इंडियन एंटीलोप भी बोलते हैं। इट इज़ ए नेटिव टू इंडिया एंड नेपाल। अगर क्वेश्चन आए इट इज़ एंडेमिक टू ओनली इंडिया, गलत हो जाएगा, नेपाल में ही पाया जाता है, ठीक है? ग्रासी प्लेन्स वगैरह में पाया जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ-कहाँ पे है? आपको जनरली इंडिया में और लोकली इसको एक्सटेंड कर दिया चुका है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में। अभी एज़ ऑफ नाउ इंडिया और बांग्लादेश में, ठीक है? डाइट क्या है कि हर्बीवोर है और आईयूसीएन स्टेटस क्या है? नियर थ्रेटेंड है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 के अंडर आता है। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज में वर्सन कोलेरा क्राइसिस इन अफ्रीका, डब्ल्यूएचओ, ओके। तो ये जो कोलेरा क्राइसिस है ये बढ़ता जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। कोलेरा एक डिज़ीज़ का नाम है। ये रहा आपका मलावी जो जगह है ये, जहाँ पे बोला गया ना, ओके। और यहाँ पे ये लेक नायसा है, लेक मलावी है यहीं पे आप लोग की। जस्ट 1 मिनट गाइस, ओके। लेक मलावी है। कोलेरा एक एक्यूट डायरियल इन्फेक्शन है, जो डायरिया होता है ना, वो उस तरह का इन्फेक्शन है। और ये कैसे होता है? इंजेक्शन मतलब पानी और खाना खाने से, जो कि इस बैक्टीरिया से पर्टिकुलरली वो इन्फेक्टेड हो, ठीक है? बैक्टीरियम विब्रियो कोलेरा और वही वाइट डायरिया और ये सब, ठीक है? प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये 3 वैक्सीन है, आप इसको याद कर लेना। डुक्रोल, सेंचोल, यूसिचोल, ठीक है? ऑल 3 वैक्सीन रिक्वायर्ड 2 डोजेस फॉर फुल प्रोटेक्शन, ठीक है? सिंपल है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़ अब हम लोग कवर करते हैं थोड़ा बहुत वन लाइनर, ठीक है? जो कि 13 फरवरी से 19 फरवरी के बीच का है। 13 फरवरी को जो इम्पोर्टेंट डे है वो है वर्ल्ड रेडियो डे। इस साल की थीम है रेडियो एंड पीस और ये जो डे है ये डिसाइड किया था यूनेस्को ने। नाउ 13 फरवरी को हम लोग इंटरनेशनल, आईआर का मतलब इंटरनेशनल है, एपिलेप्सी डे भी मनाए जाते हैं। ये एक नर्वस डिसऑर्डर है, ठीक है? नर्वस डिसऑर्डर है। 15 फेब को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे भी मनाया जाता है, जिसका मतलब इस साल की जो थीम है वो है बेटर सर्वाइवल, ओके? और 13 से 17 फरवरी के बीच में आरबीआई ने लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी डे के रूप में मतलब वीक के रूप में वो किया है सेलिब्रेट। इस साल की जो थीम है वो है गुड फाइनेंशियल बिहेवियर योर सेवियर, ठीक है? ओके। नेक्स्ट है इंडिया का जो फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा पेंगसो लेक में, जो कि लद्दाख में है। इसका स्लोगन है लास्ट रन। नेक्स्ट, इंडिया और यूएसए के बीच में तर्कस एक्सरसाइज आप लोगों की कहाँ पे हो रही है? चेन्नई में। ये एनएसजी और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के बीच में होगी। फर्स्ट इसका 6th एडिशन है ये। फर्स्ट टाइम इसमें ऐड किया गया सीबीआरएन ड्रिल। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर। नेक्स्ट है हम लोगों का डॉक्टर महेंद्र मिश्रा इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड इनको मिला गया है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड, ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड यूपीएससी ने सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा, ये क्यों मिला है इनको? क्योंकि इन्होंने मदर लैंग्वेज यानी कि जो इंडियन लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया है। नेक्स्ट, मोस्ट एक्सपेंसिव प्ले जो है वुमन
प्रीमियर लीग में, वो है स्मृति मंदाना, जिनको 3.4 करोड़ में खरीदा गया है। किन्होंने? आरसीबी ने, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। और ये जो WPL, ये कहाँ पे होगा? ये होगा आपका मुंबई में। कितनी टीम इसमें पार्टिसिपेट लेगी? इसमें पार्टिसिपेटिव टीम जो है वो है 5 टीम्स, यानी कि 5 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी। नेक्स्ट, इंडिया, ब्राजील और यूएसए ने ग्लोबल ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को एक तरह से लॉन्च किया था, और इंडिया इसको लीड करेगा। ये 3 कंट्री आप लोगों को याद होनी चाहिए। साइक्लोन गैब्रियल आया था कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। वहां पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई बिकॉज ऑफ दिस। तो ये कहाँ पे आया? तो आप लोगों को याद होना चाहिए कौन सी ओशियन में, कौन सी कंट्रीज पे हिट किया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आप लोगों का, जस्ट 1 मिनट। नेक्स्ट है सिंकुला टनल, जो कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा लद्दाख को। ये 4.1 किलोमीटर की एक टनल है, 4.1 किलोमीटर की, ठीक है। मतलब कि 4.1 किलोमीटर की टनल है। इसको कंप्लीट किया जाएगा 2025 तक। ये कनेक्ट करती है जास्कर वैली ऑफ ले को लाहौल इन हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? रोहतांग पास के नॉर्थ में। और इसको बनाया जा रहा है बेसिकली बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, प्रोजेक्ट योजकर के अंदर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पेटीएम ने रिलीज किया है क्यूआर, मतलब कि G20 थीम वाला क्यूआर कोड एक रिलीज किया है। तो पेटीएम ने रिलीज किया। नेक्स्ट है मिसिंग डिप्टी मनी स्पीकर, यानी कि 2019 से, जब से लोकसभा के इलेक्शन हुए, तब से कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं है। डिप्टी स्पीकर नहीं है लोकसभा में। तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली थी इससे रिलेटेड। अब डिप्टी स्पीकर कौन से आर्टिकल में मेंशन है? हमारा आर्टिकल 93 बोलता है कि स्पीकर भी होना चाहिए, डिप्टी स्पीकर भी होना चाहिए, ठीक है, अगर इनकी पोस्ट वेकेंट है तो। लेकिन ये टाइम लिमिट नहीं दिया कि कितने टाइम के अंदर होना चाहिए। तो जनरली जो स्पीकर होता है ना, जो अभी स्पीकर है, वो डिसाइड करते हैं, मतलब कि वो डेट अनाउंस करते हैं कि इलेक्शन डेट कब, मतलब कि डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन कब है। लेकिन एज ऑफ नाउ कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं है लोकसभा में, तो इसीलिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। नाउ आर्टिकल 178 भी बात करता है डिप्टी स्पीकर की, लेकिन स्टेट लेवल पे, लेजिस्लेटिव असेंबली के लेवल पे। और इनकी जो डेट ऑफ इलेक्शन है वो कौन डिसाइड करता है? डिप्टी स्पीकर की स्पीकर। प्लीज इंपॉर्टेंट है, आप मुझे ये बताइए, स्पीकर की डेट ऑफ इलेक्शन कौन डिसाइड करता है? ओके। और जो डिप्टी स्पीकर है, इसका टेन्योर 5 साल का होता है। नेक्स्ट, कर्नाटका बैंक ने बेसिकली एक प्रतिष्ठा पुरस्कार अवार्ड जीता है अंडर डिजिधन अवार्ड 2021-22, ठीक है। ये बेसिकली क्यों दिया जाता है? ये प्राइवेट सेक्टर कैटेगरी बैंक को दिया जाता है, जो बैंक भीम यूपीआई की ट्रांजेक्शन को प्रमोट करते हैं। ओके, तो इस साल जो जीता है वो जीता है कर्नाटका बैंक ने। नेक्स्ट, वाइब्रेंट विलेज स्कीम। ये बेसिकली इसकी एक्सटेंशन 2022-23 से लेकर 2025-26 तक। इसका पर्पस क्या है? वाइब्रेंट, इसका पर्पस है जो बॉर्डर एरियाज पे हमारे विलेज है, जो कि घोस्ट विलेज ना बने, उनको एक तरह से एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, ठीक है। ओके, और उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना जो बॉर्डर एरियाज पे गाँव है। नेक्स्ट, इंडिया और जापान की एक ज्वाइंट एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है धर्मागाजन। ये कहाँ पे हो रही है आपकी? ये हो रही है कैंप इमाजू इन सीगा प्रेफेक्चर, जापान में। ये जगह का नाम है, प्लीज याद रख लेना, थोड़ा सा अटपटा सा नाम है तो याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेसिकली जो गोल्ड है वो जीता है तजिंदर पाल सिंह ने, तजिंदर पाल सिंह तूर ने। और ये कहाँ, मतलब कि कहाँ पे हुई थी ये एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप? ये हुई थी आपकी अस्थाना, कजाकिस्तान में। इन्होंने कौन सी कैटेगरी में जीता है? शॉर्ट पुट में। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ने बेसिकली वर्ल्ड का फर्स्ट ऑपरेशनल स्वाम ड्रोन सिस्टम मिल गया है, ठीक है। ये सोम क्या होता है? सोम होता है, जैसे ना बहुत सारे 100 के अराउंड ड्रोन्स जो है वो उड़ेगे, ठीक है। 100 के अराउंड जो ड्रोन है वो उड़ेगे ना, उनको सोम बोलते हैं, ठीक है। सोम का मतलब कि बेसिक डेफिनेशन होता है ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, यानी कि फ्लाइंग वन। तो ड्रोन्स को एक तरह से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो 100 के अराउंड जो ड्रोन ऐसे उड़ेगे, तो जो 50 किलोमीटर तक की एरिया में जो टारगेट होगा ना, उसको ये हिट कर सकते हैं। और ये किसने बनाई है ड्रोन? ये बनाई है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ओके। और जो कैपेबल हिटिंग एनिमी टारगेट है वो 50 किलोमीटर। नेक्स्ट, कवच 2023, ये साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम चैलेंजेस से रिलेटेड है, इतना याद करना। एरो इंडिया 2023, ये बेसिकली अभी ये कहाँ पे हो रहा है? बताया था अभी, बेंगलुरु में हो रहा है, राइट। और यहाँ पे जो गरुड़ा एरोस्पेस है, क्योंकि यहाँ पे ना दिखाया जा रहा है अलग अलग जो कंपनीज है ना, वो अपना शोकेस कर रही है कि उन्होंने क्या बनाया, कितना अच्छा किया है, ठीक है। तो गरुड़ा एरोस्पेस ने अनवील किया है सोलर पावर्ड ड्रोन जिसका नाम है सूरज, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सूरज किससे रिलेटेड है? ये एक सोलर पावर्ड ड्रोन है, ठीक है। इफ्को ने इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट जो है अनोला, यानी कि फुलपुर यूपी में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। और नैनो यूरिया जो है बेस्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन टू
पोल्यूशन, ठीक है, मतलब काफी अच्छा होता है, क्योंकि नैनो यूरिया जो है ना सोइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, नाइट्रोजन का अमाउंट को उसमें मतलब ज्यादा करके, और सोइल को भी प्रोटेक्ट करता है, और इससे इनडायरेक्टली मतलब किसको बेनिफिट होता है, फार्मर्स को। नेक्स्ट, पेटीएम पेमेंट बैंक पहला ऐसा बैंक बन गया जो कि यूपीआई लाइट फीचर्स को इन्होंने लॉन्च किया है। ये लाइट फीचर 2022 सितंबर में आरबीआई ने लॉन्च किया था। इसको ऑपरेट कौन करता है, किसके अंडर, एनपीसीआई के अंडर, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसमें आप लोग इंस्टेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हो 200 रुपीज तक की, 200 रुपीज तक की। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट जनरल एमपी सुचेंद्रा कुमार को नया आर्मी वाइस चीफ बना दिया गया है। नेक्स्ट, तुलसीदास बलाराम जो कि इंडियन फुटबॉलर थे, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट, श्रिम्प मेला पंजाब में बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ पे जो श्रिम्प फार्मिंग होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नेक्स्ट, पेड मेंस्ट्रुअल लीव बेसिकली ये स्पेनिश गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, और ये फर्स्ट टाइम है यूरोप में, यानी कि आपको जो मंथली प्रॉब्लम्स होती है फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल लीव से रिलेटेड, तो उनको ना लीव मिल सकते हैं पेड, लेकिन ये पेड होगी, ठीक है, पेड, और ये यूरोप में। और ऐसा इनिशिएटिव ऑलरेडी पहले जापान और दूसरी कंट्रीज में है, तो ये वर्ल्ड में फर्स्ट नहीं है, लेकिन यूरोप में फर्स्ट है। नेक्स्ट, चैट जीपीटी पावर्ड एआई चैटबॉट है लेक्सी, इसको किसने बनाया, वेलोसिटी नाम की एक कंपनी है उसने। नेक्स्ट, सर्विस ट्रेड रेस्ट्रिक्टिवनेस इंडेक्स, ये ओईसीडी का इंडेक्स है, इंडिया की रैंकिंग इसमें 47th आई है। नेक्स्ट, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 दुबई में ऑर्गेनाइज की जा रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि भोपाल में हो रहे थे, उसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है 56 मेडल जीत के, ओके। और फर्स्ट टाइम वाटर स्पोर्ट्स मेनली कयाकिंग, कैनोइंग, कैनोइंग स्लैम, फेंसिंग वर, ये पहली बार इनके पार्ट बनाए गए थे। तो यूपीएससी ने ऑलरेडी सिविल सर्विस में पूछा था क्वेश्चन, सीएपीएफ में भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी मतलब काफी बार पूछे जा चुके हैं, लेकिन सिविल सर्विस में क्वेश्चन आते हैं और सीडीएस में भी आते हैं। कि यूपीएससी सिविल सर्विस में पूछा था, जब ये हुआ था ना, आप लोग ओलंपिक हो रहे थे, कि कौन सा गेम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, तो यहाँ पे भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, धारा, धारा क्या है, ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर, और इसकी अभी जो मीटिंग हो रही है वो पुणे में हो रही है, क्लियर है। नेक्स्ट, एंजेला मार्कल को यूनेस्को पीस प्राइज मिला है आइवरी कोस्ट में। ओके, क्यों मिला है, क्योंकि 2015 में जो रिफ्यूजीज क्राइसिस चल रहा था वर्ल्ड में, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, तो इन्होंने अलाउ कर दिया था इनको अपने वहां पे आने के लिए। नेक्स्ट, रैना बर्नावी, ये सऊदी फीमेल एस्ट्रोनॉट है, पहली ऐसी एस्ट्रोनॉट बनी है सऊदी फीमेल जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाएगी। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनोग्रेट किया है सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस कटक में। ओके, सो गाइज, इस वीक में ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसकी पीडीएफ आपको स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज आप लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।